स्टूडेंट कैसे हो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था सॉलिड स्टेट, और इसमें हमने लास्ट लेसन में हमने स्टार्टिंग देखी थी कि सॉलिड स्टेट अर्थात ठोस अवस्था क्या होती है। हमने ठोस पदार्थ के सामान्य गुण देखे थे, ठोसों का वर्गीकरण किया था। मैंने ठोस दो प्रकार के बताए थे, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। इन ठोसों में मैंने आपको अंतर बताए थे। फिर क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार बताए थे। क्रिस्टलीय ठोस मैंने आपको 4 प्रकार के बताए थे, ध्यान होगा। आयनिक, धात्विक, सहसंयोजक, आणविक ठोस। यहाँ तक अपन पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। आज नया टॉपिक देखते हैं, क्रिस्टल जालक व एकक कोष्टिका। क्या होता है क्रिस्टल जालक? देखो, ऐसा कहें, अवयवी कणों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि देखो क्रिस्टल जालक कैसे बनेगा। ये तो अपन को पता है कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं। नया टॉपिक आगे बढ़ रहे हैं अपन। क्रिस्टल जालक में एकक कोष्टिका क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं क्रिस्टल जालक की, कि क्रिस्टल जालक क्या है। हमें इतना तो पता ही है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनमें अवयवी कण निश्चित व नियमित व्यवस्था में होते हैं। सही बात है। तीनों विमाओं में होते हैं। तीनों विमाओं का मतलब लंबाई में, चौड़ाई में और ऊंचाई में। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनमें तीनों विमाओं में, लंबाई में, चौड़ाई में और ऊंचाई में, तीनों विमाओं में अवयवी कणों की निश्चित और नियमित व्यवस्था होती है। इस व्यवस्था को ही क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो क्रिस्टल जालक क्या हुई? एक तरह से तीनों विमाओं में उपस्थित अवयवी कणों की निश्चित व नियमित व्यवस्था। इस व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक। मैं बना करके समझाता हूं, देखो सामने। अब आपको इसमें कुल 4 घन दिख रहे होंगे। दिख रहे हैं चारों घन, और मैं इन घन के कोनों पर ये अवयवी कण रख रहा हूं। ये मान लो अवयवी कण है। ठीक है। तो ये जो मैंने बिंदु बनाए हैं ये अवयवी कण है। तो ये एक तरह से ये व्यवस्था जो आपको दिख रही है यही क्रिस्टल जालक है। ये क्रिस्टलीय ठोस है क्योंकि अवयवी कण जो है वो तीनों विमाओं में एक निश्चित और नियमित व्यवस्था में है। लंबाई में, चौड़ाई में और ऊंचाई में, तीनों विमाओं में अवयवी कण निश्चित और नियमित व्यवस्था में है। इस व्यवस्था को ही हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टल जालक। भाई तीनों कण एक के बगल में एक, एक के ऊपर एक, तीनों विमाओं में व्यवस्थित हैं सभी प्रकार के अवयवी कण तीनों विमाओं में। तो ये व्यवस्था ही कौन है? क्रिस्टल जालक है। तो हम कहेंगे क्रिस्टल जालक क्या है, कोई पूछे तो हम ऐसे कहेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इनमें तीनों विमाओं में अवयवी कणों की निश्चित व नियमित व्यवस्था होती है। इस व्यवस्था को ही क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। अच्छा, बात आई साहब, एकक कोष्टिका किसे कहते हैं? एकक कोष्टिका क्या है? सुनो आप तो। देखो, आप इसमें ढंग से देखो तो घन की पुनरावृत्ति हो रही है। जैसे मैं इसको डार्क करता हूं हल्का सा, इस घन की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है ना, मतलब इस क्रिस्टल जालक में घन की पुनरावृत्ति हो रही है। 4 घन ही तो है जो मैंने बनाया है इसमें। तो ये एकक कोष्टिका है और ये पूरा क्रिस्टल जालक है। एकक कोष्टिका क्या हुई फिर? एक तरह से एकक कोष्टिका क्रिस्टल जालक का वह छोटा भाग है जिसे सभी दिशाओं में दोहराए और यदि पुनः क्रिस्टल जालक बन जाए तो वह छोटा भाग क्या कहलाएगा? एकक कोष्टिका।
मतलब और क्लियर कर लो, एकक कोशिका क्रिस्टल जालक का वह छोटा भाग है जिसे सभी दिशाओं में दोहराने पर पुनः क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है। अगर मैं इस घन को सभी दिशाओं में दोहराऊं 4 बार तो पुनः क्रिस्टल जालक बन जाएगा। तो ये छोटा भाग क्या कहलाएगा? एकक कोशिका। जैसे एग्जांपल दूं, तुमसे पूछूं कोई दीवार है तो उसकी एकक कोशिका क्या है? दीवार को क्रिस्टल जालक मान लेते हैं, तो दीवार की एकक कोशिका आप कहोगे कि ईंट है। सही बात है। मैंने कहा कि मेरा शरीर है, इसको आप क्रिस्टल जालक मान लो, तो इसकी एकक कोशिका कौन है? कोशिका। कोशिका की तो पुनरावृत्ति हो रही है। तो एकक कोशिका वह छोटा भाग है एक तरह से जिसकी बार बार क्रिस्टल जालक में क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है, रेपिटेशन होता है। यहां तक क्लियर? अब पढ़ते हैं अपन आगे एकक कोशिका के प्रकार। अगला टॉपिक है अपना एकक कोशिका के प्रकार। ठीक है भाई, तो बात आई कि साहब एकक कोशिका क्या होती है, एकक कोशिका के प्रकार बताइए। तो हम एकक कोशिकाओं को 4 भागों में बांटते हैं जो ठोसों में मिलती हैं। भाई एक तरह से एकक कोशिका क्रिस्टल जालक में मिलती हैं, या ऐसे कह लो क्रिस्टलीय ठोस में मिलती हैं। तो एकक कोशिकाएं जो होती हैं ये 4 प्रकार की हैं। एक होती है इस प्रकार की, देखो सामने ढंग से समझो, डायग्रामेटिक पोर्शन है पूरा, तो ढंग से समझना। ये एकक कोशिका है किसी क्रिस्टल जालक का छोटा भाग, और इसमें जो अवयवी कण है वो केवल कोनों पर विद्यमान है। सही है ना? कोनों पर ही तो है, 8 कोने हैं इसमें। तो ऐसी एकक कोशिका कहलाएगी आद्य या सरल एकक कोशिका। मैंने कहा एकक कोशिका 4 प्रकार की है। पहली आद्य सरल एकक कोशिका। इस एकक कोशिका में जो अवयवी कण होते हैं वो कहाँ विद्यमान होते हैं? सभी कोनों पर। ठीक है। दूसरी है मैं बना रहा हूं डायग्राम, ढंग से देख लो। दूसरी है अंतः केंद्रित एकक कोशिका। इस एकक कोशिका में जो अवयवी कण हैं वो सभी कोनों पर होते हैं। एक अवयवी कण एकक कोशिका के बीच में होता है। मतलब जैसे इस कमरे को एकक कोशिका माने तो अवयवी कण सभी कोनों पर होंगे और एक बीचों बीच धरा होगा, मतलब बॉडी सेंटर में होगा। एकक कोशिका की बॉडी के सेंटर में होगा। इस तरह की एकक कोशिका कहलाएगी अंतः केंद्रित एकक कोशिका। ठीक है। तीसरे टाइप की देखो, इस एकक कोशिका में जो मैंने ये बनाई है, अवयवी कण सभी कोनों पर तो विद्यमान है ही है, इसके अलावा सभी फलक, फलक का मतलब समझ गए, जैसे दीवार, कमरे के फलक कौन है? दीवार। तो अवयवी कण सभी फलक, इसमें कुल टोटल फलक है 6। ये आगे वाला फलक, इसके बीच में, एक पीछे वाले फलक के बीच में। तो इसमें अवयवी कण कहाँ विद्यमान है? सभी कोनों पर और सभी फलकों के मध्य में। यह एकक कोशिका कहलाएगी फलक केंद्रित एकक कोशिका। तो 3 प्रकार की हो गई है। पहली आद्य सरल, इसमें अवयवी कण केवल कोनों पर विद्यमान होते हैं। दूसरी अंतः केंद्रित, इसमें अवयवी कण सभी कोनों पर, और कोनों के अतिरिक्त एक अवयवी कण बॉडी सेंटर में होता है, एकक कोशिका के मध्य में विद्यमान होता है। तीसरी फलक केंद्रित, इस एकक कोशिका में अवयवी कण सभी कोनों पर, साथ में सभी फलकों के मध्य में भी उपस्थित होते हैं। और चौथी अंतः केंद्रित, इस एकक कोशिका में अवयवी कण सभी कोनों पर और किन्हीं 2 आमने सामने के फलकों के मध्य में, कोई भी 2 आमने सामने के फलकों के बीच में होते हैं। ये एकक कोशिका कहलाएगी अंतः केंद्रित। नाम में अंतर है, ये अंतः केंद्रित थी, ये अंतः केंद्रित है। तो एकक कोशिकाएं टोटल आप देख सकते हो 4 प्रकार की होती हैं।
किस आधार पर, ये वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? ये एकक कोष्टिका में उपस्थित अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर किया गया है। अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर आप देख सकते हो एकक कोष्टिका 4 प्रकार की है। हर चीज लर्न होनी चाहिए ढंग से। आद्य या सरल में एकक कोष्टिका में अवयवी कण कहाँ होते हैं? केवल सभी कोणों पर। अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका में अवयवी कण कहाँ होते हैं? सभी कोणों पर और एक अवयवी कण एकक कोष्टिका के मध्य में। फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में अवयवी कण कहाँ होते हैं? सभी कोणों पर और सभी फलकों के मध्य में। अंत्य है केंद्रित एकक कोष्टिका में अवयवी कण कहाँ होते हैं? सभी कोणों पर और किन्हीं दो आमने सामने के फलकों के मध्य में। तो इस प्रकार बेटाओ एकक कोष्टिकाएं कितने प्रकार की हैं? 4 प्रकार की हैं। क्लियर? अब बात को आगे बढ़ाते हैं। हम पढ़ते हैं एकक कोष्टिका के पैरामीटर। एकक कोष्टिका के पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब होता है राशियां। एकक कोष्टिका के पैरामीटर, एकक कोष्टिका के कुल 6 पैरामीटर हैं। जैसे कोई एकक कोष्टिका है, ठीक है, ये मान लो कोई एकक कोष्टिका है, तो इसके कोने पर जाए अपन, किसी भी एक कोने पर, तो कोने पर 3 भुजाएं आकर के मिल रही हैं, तो 3 पैरामीटर तो ये है। एकक कोष्टिका के मैंने कहा कि पैरामीटर कितने हैं? 6। 3 पैरामीटर तो ये हो गए, किसी कोने पर मिलने वाले 3 किनारों की लंबाई या 3 भुजाओं की लंबाई। किसी को ए मान लेते हैं, किसी को बी और किसी को सी। तो 3 पैरामीटर तो हो गए ए बी सी। ए बी सी क्या है? किसी कोने पर मिलने वाले 3 किनारों की लंबाई है। और 3 पैरामीटर हैं इनके बीच के कोण। इनके बीच में कुल कितने कोण हैं? 3 कोण हैं। एक ए और बी के बीच का कोण अल्फा मान लेते हैं, एक बी और सी के बीच का कोण बीटा मान लेते हैं, एक ए और सी के बीच का कोण और होगा ना, वो गामा। इसको इस तरह से प्रेजेंट करता हूं, ज्यादा बढ़िया लगेगा। जैसे ये कोना है, इस पर ये 3 भुजाएं मिल रही हैं, ए बी और सी। 3 पैरामीटर तो ये हो गई इनकी लंबाई, कोने पर मिलने वाले तीनों किनारों की लंबाई। और 3 पैरामीटर इनके बीच के कोण हो गए अल्फा, बीटा और गामा। तो टोटल 6 पैरामीटर हो गए। कोई पूछे आपसे एकक कोष्टिका के पैरामीटर बताइए, तो आप कहोगे 6 पैरामीटर हैं। 3 पैरामीटर तो है किसी कोने पर मिलने वाले तीनों किनारों की लंबाई, और 3 पैरामीटर है इन किनारों के मध्य के कोण। तो कुल पैरामीटर हो गए कितने? 6 पैरामीटर हो गए। अब आगे पढ़ते हैं, ये पैरामीटर क्यों पढ़ाए? इन पैरामीटर के आधार पर हम एकक कोष्टिकाओं को फिर वर्गीकृत करेंगे। मतलब हम एक बार और एकक कोष्टिका के प्रकार पढ़ेंगे। और आपके किसके आधार पर पढ़ोगे बेटाओ? पैरामीटर के आधार पर। पैरामीटर्स में रिलेशन के आधार पर, संबंध के आधार पर। तो अपन ने पहले एकक कोष्टिका के प्रकार पढ़े थे। तो पहले अपन ने जब एकक कोष्टिका के प्रकार पढ़े थे, तो वो तो पढ़े थे अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर। और अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर मैंने आपको एकक कोष्टिकाएं बताई थी 4 प्रकार की। आद्य एकक कोष्टिका, अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका, फलक केंद्रित और अंत्य है केंद्रित। फिर मैंने एकक कोष्टिका के पैरामीटर बताए 6, और उन पैरामीटर्स में संबंध के आधार पर एकक कोष्टिकाएं कितने प्रकार की हैं देखते हैं। उन पैरामीटर्स में संबंध के आधार पर एकक कोष्टिकाएं टोटल 7 प्रकार की हैं। सबसे पहली एकक कोष्टिका घनीय। घनीय एकक कोष्टिका में किसी कोने पर मिलने वाले तीनों किनारों की लंबाई बराबर होती है। घनीय एकक कोष्टिका है ना, पैरामीटर में संबंधित तो देख रहे हैं। घनीय एकक कोष्टिका में किसी कोने पर मिलने वाले तीनों किनारों की लंबाई अर्थात ए बी सी बराबर होते हैं। इनमें अल्फा, बीटा, गामा भी बराबर होते हैं और 90 डिग्री होते हैं। तो पैरामीटर्स में संबंध के आधार पर अपन ने पहली एकक कोष्टिका देखी, घनीय एकक कोष्टिका। घनीय एकक कोष्टिका में किसी कोने पर मिलने वाले तीनों किनारों की लंबाई अर्थात ए बी सी बराबर होते हैं, और इनके बीच के कोण अल्फा, बीटा, गामा भी बराबर होते हैं और 90 डिग्री होते हैं। इस तरह की होती है घनीय एकक कोष्टिका। ये आपने पहली एकक कोष्टिका देखी, कौन सी है? ये घनीय एकक कोष्टिका।
इसके बाद देखेंगे अगली द्विसमलंबाक्ष एकक कोष्टिका। नाम से लग रहा है दो लंबाइयां समान, द्विसमलंबाक्ष, दो लंबाइयां समान। जो द्विसमलंबाक्ष एकक कोष्टिका होती है, इस एकक कोष्टिका में दो लंबाई बराबर a बराबर b पर नॉट इक्वल टू c, मतलब किसी कोने पर मिलने वाले तीनों किनारों में से दो किनारों की लंबाई बराबर होती है, a और b बराबर पर नॉट इक्वल टू c। तीनों कोण इसमें भी 90 डिग्री होते हैं। आप इससे देख लो, मान लो मैं इस एकक कोष्टिका को घनीय को बगल से खींचता हूं, तो ये भुजा लंबी हो जाएगी, दो तो इक्वल रहेंगी कोने पर मिलने वाली, ए और बी तो बराबर रहेंगी पर सी लंबी हो जाएगी। तो इस तरह की बन जाएगी अपने पास कौन सी, द्विसमलंबाक्ष। एक तीसरी प्रकार की होती है विषमलंबाक्ष। विषमलंबाक्ष जो एकक कोष्टिका होती है बेटाओ, इस एकक कोष्टिका में नाम से लग रहा है कोई भी लंबाई बराबर नहीं होगी। विषमलंबाक्ष a नॉट इक्वल टू b, b नॉट इक्वल टू c, अल्फा बीटा गामा बराबर होते हैं इसमें, और इसमें भी 90 डिग्री होते हैं। तो हमें ये याद ही करनी है। सबसे पहले घनीय एकक कोष्टिका, इसमें तो a बराबर b बराबर c और अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री। दूसरी द्विसमलंबाक्ष, नाम से लग रहा है दो लंबाई समान है, केवल a बराबर b है, नॉट इक्वल टू c है, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होंगे। विषमलंबाक्ष, इसमें कोई भी लंबाई बराबर नहीं है, a नॉट इक्वल टू b, b नॉट इक्वल टू c, अल्फा बीटा गामा इसमें भी 90 डिग्री के ही होंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे एकंताक्ष। जब पीछे ताक्ष लग जाए तो ये समझ लेना कोण में चेंज है। अब तक तो कोण 90 डिग्री के चल रहे थे। विषमलंबाक्ष से ऐसे याद रखो क्रम भाई, विषमलंबाक्ष से ही बनी है, ऐसे याद रख लो कि a b c इसमें भी बराबर नहीं है, एक कोण भिन्न है, एकंताक्ष। मतलब अल्फा और बीटा तो 90 डिग्री के हैं पर गामा 90 डिग्री नहीं है। मतलब दो कोण तो 90 के हैं इसमें, पर तीसरा कोण 90 का नहीं है। एकंताक्ष, एक कोण चेंज हो चुका है, विषमलंबाक्ष से बनी है। तो ये हमने 4 प्रकार की एकक कोष्टिकाएं याद की, टोटल 7 प्रकार की हैं। इसके बाद हम आगे बढ़े। एकंताक्ष के बाद आप याद रखो त्रिसमन्ताक्ष। नाम से आप निकालो, ताक्ष मतलब कोण चेंज, त्रि मतलब तीनों कोण, समताक्ष समन्ताक्ष तीनों कोण समान है पर वो चेंज है। ध्यान रखना घनीय के जैसी है, मतलब इसमें भी a b c बराबर है, इसके नीचे बनाई है मैंने। तीनों कोण समान तो इसमें भी हैं पर वो 90 के नहीं है। नाम लग रहा है तीनों कोण समान है पर चेंज है, ताक्ष लग रहा है। तो त्रिसमन्ताक्ष, a बराबर b बराबर c, अल्फा बीटा गामा जो है ये बराबर है पर वे 90 डिग्री के नहीं है। इसके बाद आती है त्रिंताक्ष। ऐसे याद रखो, सबसे बिगड़ी हुई एकक कोष्टिका। क्या कहा मैंने त्रिंताक्ष के बारे में? हाँ, तो त्रिंताक्ष मैंने बोला, याद रखो सबसे बिगड़ी हुई एकक कोष्टिका। ऐसे याद रखो, इसमें कोई भी पैरामीटर के मध्य रिलेशन इक्वल नहीं है। मतलब a नॉट इक्वल टू b, b नॉट इक्वल टू c, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा बीटा गामा बराबर भी नहीं है, 90 डिग्री भी नहीं है। तो ऐसे याद रखो त्रिंताक्ष सबसे बिगड़ी एकक कोष्टिका, कोई भी पैरामीटर आपस में बराबर नहीं है। और सबसे लास्ट में षटकोणीय एकक कोष्टिका। कौन सी? षटकोणीय एकक कोष्टिका। इस एकक कोष्टिका इस तरह की होती है, जैसे बांट होता है ना, बांट जैसी, 6 कोने ऊपर और 6 ही कोने कहाँ होते हैं? नीचे। इस टाइप की होती है, बांट जैसी होती है, इस तरह की होती है। तो टोटल इसमें 12 कोने हैं षटकोणीय एकक कोष्टिका में। ये किसी कोने पर मिलने वाली दोनों भुजाएं तो बराबर होती हैं, a बराबर b पर नॉट इक्वल टू c। ये c बराबर नहीं होती है, सही है।
दो कोण 90 के होंगे भाई, ये इस तरह की तो स्थिति हो गई, दो भुजा ऊपर है एक नीचे से आ रही है, तो दो कोण 90 के होंगे, पर इनके बीच का कोण तो 100, ये तो 120 का आएगा ना। तो इसमें दो कोण तो 90 के हैं, अल्फा बीटा बराबर 90 डिग्री, पर गामा कितने डिग्री होगा, 120 डिग्री। भाई यहाँ देखो, ये भुजा आ रही है नीचे, ये दोनों इस तरह के हैं, और एक भुजा नीचे से आ रही है, तो ये दोनों के साथ कोण नीचे वाले भुजा का तो 90 हो गया, पर ये कोण तो 120 का है ना इन दोनों के बीच में। तो इस तरह की षटकोणीय एकक कोष्टिका, तो टोटल एकक कोष्टिका हो गई 7 प्रकार की। नहीं याद करते हैं ढंग से। पैरामीटर्स में रिलेशन के आधार पर एकक कोष्टिकाएं बता रहा था मैं, पैरामीटर में रिलेशन के आधार पर, संबंध के आधार पर टोटल एकक कोष्टिकाएं कितने प्रकार की हैं बेटा, 7 प्रकार की हैं। सबसे पहली कौन सी है, सबसे पहली है घनीय। घनीय में ए बी सी बराबर होते हैं, अर्थात किसी कोने पर मिलने वाले तीनों किनारों की लंबाई बराबर, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री। क्रम से याद रखें। घनीय के बाद द्विसमलंबाक्ष, नाम से याद रखें, द्विसमलंबाक्ष, दो लंबाइयां समान, अर्थात ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी, और प्रत्येक कोण 90 का। फिर है विषम लंबाक्ष, नाम से याद रखो विषम लंबाक्ष, सभी लंबाई अलग अलग। विषम लंबाक्ष ए नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी, मतलब तीनों लंबाइयां समान नहीं है, और प्रत्येक कोण 90। फिर आई एकंताक्ष, विषम लंबाक्ष से ही बनी, ऐसे याद रखो, मतलब इसमें भी ए नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी है। एकंताक्ष, एक कोण चेंज, दो कोण 90 के हैं पर एक 90 का नहीं है। फिर आई त्रिसमन्ताक्ष, घनीय के नीचे बनाइए, ऐसे याद रख लो, मतलब ए बी सी बराबर है, त्रिसमन्ताक्ष, तीनों कोण समान पर अलग अलग, 90 के नहीं है। अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर है पर 90 के नहीं है। उसके बाद आई सबसे बिगड़ी एकक कोष्टिका त्रिंताक्ष, ए नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। किसी भी पैरामीटर्स में रिलेशन आपस में इक्वल का नहीं है। लास्ट में षटकोणीय सबसे हटके, दो कोण, दो भुजा बराबर, ए बराबर बी, दो भुजा बराबर पर ये बराबर नहीं है सी, दो कोण 90 के हैं, एक कोण 120 का है, इस तरह से याद रखें। अच्छा एक बात बताओ आगे, एकक कोष्टिकाएं कहाँ होती हैं? तुम जानते हो एकक कोष्टिकाएं क्रिस्टल जालक में होती हैं, मैं से कह सकता हूँ क्रिस्टलीय ठोस में होती हैं, ठीक है। तो कौन से क्रिस्टलीय ठोस में किस प्रकार की एकक कोष्टिकाएं मिलती हैं, याद रखने की कोशिश करें, अगर याद हो जाए बहुत बढ़िया रहे। घनी एकक कोष्टिका के एग्जाम्पल याद रखें। घनी एकक कोष्टिका मिलती है NaCl KCl में, याद रखें, पेपर में ऐसे क्वेश्चन बना देता है, NaCl में मिलने वाली एकक कोष्टिका का नाम और उसके पैरामीटर में संबंध लिखिए। तो हमें पता होना चाहिए कि NaCl जो होता है उसमें घनी एकक कोष्टिका पाई जाती है, और उसके फिर पैरामीटर में संबंध लिख देंगे। तो NaCl और KCl जो है दोनों में घनी एकक कोष्टिका मिलती है। SnO2 और TiO2, इन दोनों में द्विसमलंबाक्ष प्रकार की एकक कोष्टिकाएं मिलती हैं। मैं इसमें हेल्प नहीं कर सकता, एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। घनी एकक कोष्टिकाएं किस प्रकार के क्रिस्टल जालक में, कौन कौन से क्रिस्टल जालक में, NaCl और KCl में। द्विसमलंबाक्ष SnO2 और TiO2 में। इसके बाद विषम लंबाक्ष KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट और BaSO4 में, बेरियम सल्फेट में, पोटेशियम नाइट्रेट में, बेरियम सल्फेट में विषम लंबाक्ष प्रकार की एकक कोष्टिका। एकंताक्ष प्रकार की एकक कोष्टिका मिलती है एकंताक्ष सल्फर में, एकंताक्ष सल्फर में, और साथ में Na2SO4.10H2O, एक लवण है, इसको बोलते हैं ग्लोबर लवण। तो एकंताक्ष एकक कोष्टिकाएं मिलती हैं एकंताक्ष सल्फर में और Na2SO4.10H2O ग्लोबर लवण में। त्रिसमन्ताक्ष प्रकार की एकक कोष्टिकाएं ये पाई जाती हैं, एक तो CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे कैल्साइड भी कहते हैं, बोला एक नाम मैंने, याद रखना, CaCO3 को कैल्साइड भी कहते हैं, और HgS, सिनेबार बोलते हैं इसको, इसमें मर्क्यूरिक सल्फाइड। तो कैल्शियम कार्बोनेट और मर्क्यूरिक सल्फाइड में, कैल्साइड और सिनेबार में। त्रिंताक्ष ये मिलती है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है, याद कर लेना, और साथ में ऑर्थोबोरिक अम्ल H3BO3 में।
तृणताक्ष जैसा नाम वैसे एग्जाम्पल, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और ऑर्थोबोरिक अम्ल H3BO3 में, षटकोणीय एकक कोष्टिका Mg में, मैग्नीशियम में, ZnO में और ग्रेफाइट में, मैग्नीशियम धातु में, जिंक ऑक्साइड में और ग्रेफाइट में, इस प्रकार की एकक कोष्टिकाएं पाई जाती हैं षटकोणीय। एग्जाम्पल याद करते हैं दोबारा से। घनी एकक कोष्टिका एग्जाम्पल NaCl KCl, द्विसमलंबाक्ष एकक कोष्टिका एग्जाम्पल SnO2 TiO2, विषमलंबाक्ष एकक कोष्टिका पोटेशियम नाइट्रेट और बेरियम सल्फेट, एकंताक्ष एकक कोष्टिका एकंताक्ष सल्फर और ग्लूबर लवण Na2SO4.10H2O में, त्रिसमन्ताक्ष एकक कोष्टिका कैल्साइड CaCO3 और सिनेबार HGS में, त्रिणताक्ष एकक कोष्टिका K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट और ऑर्थोबोरिक अम्ल H3BO3 में, षटकोणीय एकक कोष्टिका Mg ZnO और ग्रेफाइट में। तो ये एग्जाम्पल आपको याद करने होंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। बात करते हैं ब्रेवे जालक। ब्रेवे जालक क्या होता है, एक बार बताओ सोच करके। हमने एकक कोष्टिकाओं का वर्गीकरण किया दो बार वर्गीकरण किया। पहले एकक कोष्टिकाओं का वर्गीकरण किया हमने अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर। एकक कोष्टिका मैंने आपको 4 प्रकार की बताई। आद्य एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण सभी कोनों पर विद्यमान थे, अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण सभी कोनों पर और एक एकक कोष्टिका के मध्य में, तीसरी फलक केंद्रित एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण सभी कोनों पर और सभी फलकों के मध्य में, और चौथी बताई मैंने आपको अंत्य केंद्रित जिसमें अवयवी कण सभी कोनों पर और किन्हीं दो आमने सामने के फलकों के मध्य में। एकक कोष्टिका का दूसरा वर्गीकरण भी किया हमने पैरामीटर्स में रिलेशन के आधार पर। आपको एकक कोष्टिका 7 प्रकार की बताई मैंने। घनीय, द्विसमलंबाक्ष, विषमलंबाक्ष, एकंताक्ष, त्रिसमन्ताक्ष, तृणताक्ष और लास्ट में षटकोणीय एकक कोष्टिका। अब मैं आपसे पूछता हूं क्रिस्टल जालक में कितने प्रकार की एकक कोष्टिकाएं मिलती हैं? तो सोचो पहले बात को। क्रिस्टल जालक में 28 प्रकार की एकक कोष्टिकाएं मिल सकती हैं। कैसे भाई? देखो, जैसे मैंने बात करी घनी एकक कोष्टिका की। अब घनी एकक कोष्टिका है, ये घनी एकक कोष्टिका है, तो ये 4 प्रकार की नहीं हो सकती क्या क्रिस्टल जालक में? एक ऐसी जिसमें अवयवी कण सभी कोनों पर विद्यमान हो, घनी एकक कोष्टिका आद्य प्रकार की। एक एकक कोष्टिका घनी ऐसी हो सकती है इसमें अवयवी कण सभी कोनों पर और एक बीच में हो। तो घनी एकक कोष्टिका में तो 4 तरह की मिल सकती हैं, एक आद्य वाली, अंतः केंद्रित, फलक केंद्रित और अंत्य केंद्रित वाली। इसी प्रकार द्विसमलंबाक्ष भी तो 4 तरह की हो सकती हैं। एक द्विसमलंबाक्ष ऐसी इसमें अवयवी कण सभी कोनों पर, समझ गए होंगे मेरी बात। ऐसे विषमलंबाक्ष भी 4 तरह की हो सकती हैं, आद्य, अंतः केंद्रित, अंत्य केंद्रित, फलक केंद्रित। तो कुल पर सोच कर देखो, क्रिस्टल जालक में कुल 28 प्रकार की एकक कोष्टिकाएं संभव है, पर मिलती 14 प्रकार की ही है। 14 प्रकार की ही मिलती हैं। तो एक तरह से क्रिस्टल जालक भी तो 14 तरह के हो गए। एक बात और याद रख लो, क्रिस्टल जालक में मिलने वाली सभी एकक कोष्टिकाएं एक जैसी होती हैं। कुल 28 प्रकार की एकक कोष्टिकाएं मिल सकती हैं, पर मिलती कितनी प्रकार की हैं? 14 प्रकार की। तो क्रिस्टल जालक भी तो 14 प्रकार के हो गए, और इन 14 प्रकार के क्रिस्टल जालकों को हम कहते हैं ब्रेवे जालक। ठीक है, ये 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक, मतलब ब्रेवे जालक कौन है बेटा? वो ब्रेवे जालक हैं क्रिस्टल जालक। इन 14 प्रकार के क्रिस्टल जालकों को हम बोलते हैं ब्रेवे जालक। बात करते हैं आगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना, और अवयवी कणों की संख्या निकालेंगे हम घनी एकक कोष्टिका में। तो हमारा टॉपिक है घनी एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या। घनी एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या। बात को क्लियर कर लो। घनी एकक कोष्टिका तो आपको पता ही होगा। घनी एकक कोष्टिका याद आ गई?
घन एकक कोष्टिका होती है A बराबर B बराबर C अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, ये घनी एकक कोष्टिका है। इसमें अवयवीकरणों की संख्या ज्ञात करनी है। घनी एकक कोष्टिकाएं चार तरह की हो सकती है। एक होती है आद्य वाली, जिसमें अवयवीकरण केवल सभी कोणों पर विद्यमान हो। तो घनी एकक कोष्टिका में चार तरह की हो सकती हैं। एक घनी एकक कोष्टिका ऐसा हो सकती है आद्य प्रकार की, एक घनी एकक कोष्टिका हो सकती है अंतः केंद्रित, एक फलक केंद्रित प्रकार की, और एक ऐसी अंत्य है केंद्रित। तो हमें अवयवीकरणों की संख्या ज्ञात करनी है घनी एकक कोष्टिका में। एक बात बताओ, ये जो कोने का कण होता है, इस कोने के कण का इस एकक कोष्टिका में कितना भाग है? लड़का कहता है पूरा भाग है, एक भाग है। मैं कहता हूं इस कोने के कण का घनी एकक कोष्टिका में जो कोने पर कण विद्यमान होता है, इस कोने के कण का इस एकक कोष्टिका में मात्र 1/8 भाग ही है। लड़का सोचो ये मैंने ऐसा क्यों कहा? देखो होता क्या है कि जो ये एकक कोष्टिका है, ये क्रिस्टल जालक का एक छोटा भाग है। क्लियर मेरी बात? एकक कोष्टिका जो है ये क्रिस्टल जालक का छोटा भाग है। अब जब ये क्रिस्टल जालक का छोटा भाग है, तो ये जो कोने का कण है, ये अन्य एकक कोष्टिकाओं में भी तो बटा होगा। बात को समझ गए होंगे मेरी बात को? ये जो कोने का कण है, ये भी तो अन्य एकक कोष्टिकाओं में बट नहीं जाएगा क्या? तो ये कोने का कण 8 एकक कोष्टिकाओं में बटा होगा। तो एक एकक कोष्टिका में तो इसका 1/8 भाग ही रह जाएगा। याद रख लें, घनी एकक कोष्टिका में जो कोने का कण होता है वो 8 एकक कोष्टिकाओं में सहभाजित बटा होता है। तो एक एकक कोष्टिका में उसका मात्र 1/8 भाग ही होता है। इसी प्रकार जो अंतः केंद्र में कण, जो फलक के बीच में कण होता है, जैसे मान लो इस फलक के बीच का ये कण है, सही है? तो ये कण का एक एकक कोष्टिका में कितना भाग होता है? ईमानदार लड़के जो ढंग से पढ़ रहे हैं वो समझ गए होंगे, 1/2 भाग। क्योंकि जो फलक के बीच का कण है ये 2 एकक कोष्टिका में बटा हुआ है, एक इसमें और एक इसके बगल वाली में। इसकी बगल वाली में भी तो होगा, ये समझ गए होंगे मेरी बात को। तो मैंने 2 बात कही, जो कोने का कण होता है उसका एक एकक कोष्टिका में मात्र 1/8 भाग होता है, और फलक के बीच के कण का एक एकक कोष्टिका में 1/2 भाग होता है। और अगर कण उपस्थित है बीचों बीच, तो इसका तो पूरा की पूरा एक भाग, मतलब पूरा की पूरा ये कण इस एकक कोष्टिका में उपस्थित होगा, किसी अन्य एकक कोष्टिका में सहभाजित नहीं होगा। तो मैंने ये कहा, ध्यान से सुन लो, घनी एकक कोष्टिका के जो कोने पर कण उपस्थित है वो 8 एकक कोष्टिकाओं में बटा होता है, उसका एक एकक कोष्टिका में मात्र 1/8 भाग होता है। फलक के बीच का कण 2 एकक कोष्टिकाओं में बटा होता है, एक एकक कोष्टिका में उसका मात्र 1/2 भाग होता है। और जो अंतः केंद्र में कण होता है, बॉडी सेंटर में जो कण होता है, वो किसी एकक कोष्टिका में सहभाजित नहीं होता। उसका जिस एकक कोष्टिका में वो उपस्थित है, उस एकक कोष्टिका में उस कण का पूर्ण भाग होता है, कंप्लीट भाग होता है। तो अब आप अगर मेरी इन बातों को ढंग से सुन रहे हैं, तो आप घनी एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या बता सकते हैं। मैं आपके सामने एक घनी एकक कोष्टिका बना रहा हूं। ये घनी एकक कोष्टिका बना दी मैंने। घनी एकक कोष्टिका का मतलब समझ गए होंगे, A बराबर B बराबर C अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, और इसमें अवयवी कण जो है वो सभी कोणों पर विद्यमान है। तो ये घनी एकक कोष्टिका कौन सी है, कोई पहचानेगा? ये घनी एकक कोष्टिका है आद्य प्रकार की, आद्य घनी एकक कोष्टिका है। मुझे बताओ इस घनी एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी है? लड़के ने कहा 8। गलत। प्रत्येक कोने के कण का इसमें 1/8 भाग होगा। तो जब प्रत्येक कोने के कण का इसमें 1/8 भाग होगा, तो इसमें कुल कण कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 8 कोने हैं इंटू 1/8 प्रत्येक कोने के कण का भाग है, तो कुल कण इसमें 1 ही तो हो जाएगा। अरे 1/8 प्लस 1/8, इसको 8 बार जोड़ोगे आप तो 1 कण ही तो आएगा। तो कोई भी ये नहीं कहे, कोई पूछे आद्य घनी एकक कोष्टिका में कुल कण कितने हैं, तो 1 होगा। क्यों? प्रत्येक कोने के कण का इसमें मात्र 1/8 भाग है, अतः इसमें कुल कणों की संख्या आएगी कितनी? 1। अब मैंने कहा ये बन गई अंतः केंद्रित, इसमें कुल कण कितने हैं? लड़के ने कहा इसमें कुल कण होंगे 2।
क्योंकि कोनों पर तो एक कण हो गया और एक बीचों बीच, तो एक और एक टोटल कितने कण हो गए, 2 कण हो गए। अब मैंने बनाई फलक केंद्रित अवयवी कण सभी कोनों पर और सभी फलकों के बीच में। बताओ कुल कण कितने? समझदार लड़के कह रहे हैं 4। मैंने बिल्कुल सही, क्योंकि जो ये कण है फलक के बीच का, प्रत्येक का आधा आधा भाग होगा, तो टोटल 6 फलक है और आधा आधा तो 3 कण तो फलक पर हो गए और एक कोने पर, टोटल इसमें 4 कण नहीं हो गए क्या? तो फलक केंद्रित घनीय का कोष्टिका में 4 कण, आद्य घनीय का कोष्टिका में 1 कण, आद्य घनीय का कोष्टिका में 1 कण, अंतः केंद्रित घनीय का कोष्टिका में 2 कण और फलक केंद्रित घनीय का कोष्टिका में बेटाओ कुल कणों की संख्या कितनी आएगी? फलक केंद्रित घनीय का कोष्टिका में कुल कणों की संख्या आएगी कितनी? बताओ। फलक केंद्रित घनीय कोष्टिका में कुल कण आएंगे 4। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्वेश्चन का जवाब दे दो, ठीक है? ये एक मेरे पास एक एकक कोष्टिका है, ये घनीय एकक कोष्टिका है। कैसी एकक कोष्टिका है? घनीय। इसमें ए प्रकार के कण ऊपर के 4 कोनों पर हैं, मतलब ऊपर के चारों कोनों पर ए प्रकार के कण विद्यमान हैं, क्लियर? और बी प्रकार के कण नीचे के चारों कोनों पर हैं। और मैंने कहा इस एकक कोष्टिका का फॉर्मूला क्या होगा, इस एकक कोष्टिका का अणुसूत्र क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा, अणुसूत्र क्या आएगा? लड़का दिमाग लगाए, इसका फॉर्मूला क्या आएगा? तो लड़के ने दिमाग लगाया कि भाई इस एकक कोष्टिका में ए प्रकार के कणों की संख्या टोटल आएगी कितनी? 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 4 कोने हैं और प्रत्येक कोने के कण का 1/8 भाग, तो 1/2 कण तो हो गए टोटल कितने? ए प्रकार के। इसी प्रकार बी प्रकार के कण भी टोटल कितने हो जाएंगे? 4 कोनों पर हैं, 1/8 प्रत्येक कोने के कण का भाग, तो दोनों बराबर है, इसमें ए भी आधा है और बी भी आधा है। तो इसका फॉर्मूला, जब ए और बी दोनों ही बराबर है, आधा और आधा, तो 1:1 आ गया, अतः फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ए बी। जब दोनों ही बराबर है, बड़े भाई, जैसे NaCl बोलते हैं हम नमक का सूत्र, तो NaCl का मतलब क्या है? उसमें जितने Na+ है उतने Cl- है, जब तो फॉर्मूला NaCl है। अगर मान लो Cl दुगने होते Na से तो फॉर्मूला NaCl2 होता ना। अब इसमें A और B दोनों बराबर हैं, A भी आधा और B भी आधा, तो फॉर्मूला तो A भी आएगा ना भाई। जब दोनों ही कण बराबर हैं तो फॉर्मूला तो A B ही आना है, क्लियर? मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूं, चलो। ए प्रकार के कण कोनों पर विद्यमान हैं, बी प्रकार के चारों कोनों पर, ऊपर के पर, बी प्रकार के कण नीचे के चारों कोनों पर है, सी प्रकार का कण जो है वो 2 आमने सामने के फलकों के मध्य में है, सी प्रकार के कण। इस एकक कोष्टिका का फॉर्मूला क्या आएगा? लड़के ने फलाया, ए प्रकार के कण तो वही आधे हो गए, 4 कोनों पर है ना, बी प्रकार के कण भी आधे हो गए और सी प्रकार के कण कितने हो गए? आधा ये कण होगा भाई। फलक के कण का आधा ही भाग तो होता है, तो 2 फलक है और प्रत्येक का आधा, तो कितना? 1 कण। तो सी दुगुना है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? ए बी अनुपात सी, ए आधा बी आधा सी 1, 2 का गुणा कर दूं तो 1:2, इसको 2 को नीचे लगा दो, फॉर्मूला क्या आएगा? ABC2। डायरेक्ट कर सकते थे, ए आधा है बी आधा है सी 1 है, तो सी दुगुना है, तो फॉर्मूला तो ABC2 ही आना है, ABC2, सी डबल है, क्लियर? तो आप इस तरह के कोई भी क्वेश्चन बनते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हो, क्लियर? इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है निबिड़ संकुलित संरचना। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, निबिड़ संकुलित संरचना। यह इस चैप्टर का मेरे हिसाब से सबसे दमदार टॉपिक है। इसको ढंग से क्लियर करना है, क्योंकि ये समझाने में इसमें दिक्कत आती है। ये त्रिविम टॉपिक है, मतलब पूरा आपको
इमेज करना पड़ेगा, अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा कि क्या होना है, क्या करना है। तो स्टूडेंट्स, हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं और आपको इन्हें कंप्लीट लगातार देखना है। नोट्स बनाइए, इन्हें नोट कीजिए। नेक्स्ट ये टॉपिक नहीं हो सकता, अब इसको पढ़ाने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे।